सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दी फॉलिक नॉलेज। सो ये वाली वीडियो काफ़ी लेट आई है, उसके लिए आई एम सॉरी, दिल से सभी से मैं सॉरी कहता हूँ। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर कमेंट्स एंड डीएम्स आ रखे थे कि चैप्टर 7 की वीडियो डालो। तो यार चैप्टर 7 की वीडियो फाइनली आ गई है। अब आप इसे अच्छे से देखो, समझो, एंजॉय करो। आई होप सो कि वीडियो भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो चैप्टर 7 की हम बात करते हैं। सो चैप्टर 7 के अंदर थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग इन सेंस कि थोड़ा सा इसके अंदर सब पार्ट ज़्यादा है। मेन टॉपिक्स तो दो ही हैं बट सब पार्ट ज़्यादा है, थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऑल्दो आप इसके अंदर जो कंटेंट है वो सारा आसान है, बस आप अगर एक बार इसे अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लो कि हाँ किसके अंदर कौन सा सब पार्ट है, तो आपको इस चैप्टर के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होगी फिर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। सो दो जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो है पहला कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के बाद जो हमारा दूसरा मेन टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। सो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर हम सिर्फ दो चीज़ें पढ़ेंगे, जो उसकी दो थेरेपीज़ हैं वो है REBT यानी कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, और सेकेंड है CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसके बाद आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमें काफ़ी सारे सब पार्ट्स दिए हैं, जिसके अंदर पहली तीन है। सबसे पहला है प्रायोरिटाइजेशन, फिर है शेड्यूलिंग, फिर शेड्यूलिंग के अंदर भी हमें तीन सब पार्ट्स दे रखे हैं, क्लस्टरिंग, टाइम बॉक्सिंग एंड डिसमेंटलिंग। उसके बाद जो हमारा थर्ड था इसमें वो था एग्जीक्यूशन। उसके बाद हमें इसके अंदर दे रखा है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। देन हमें दे रखा है इसके अंदर टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जिसके अंदर वापसी तीन पार्ट्स हैं, और इनमें से पहला पार्ट है बी इंटेंशनल, सेकंड है बी स्ट्रक्चर्ड, फिर बी स्ट्रक्चर्ड के भी चार सब पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला है प्लानर सिस्टम, सेकंड है ब्लॉकिंग टाइम वेस्टर्स, थर्ड है डेलीगेशन, फोर्थ है डीलिंग विद प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को टालना, यानी हमारे काम को टालना, ठीक है। फिर इसके अंदर लास्ट है बी प्रायोरिटाइज्ड। सो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर बस यही सब पढ़ना है। सो अब हम लोग चालू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। सो अब हम देखते हैं कि हमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग को पढ़कर इन दोनों वर्ड से हमें क्या समझ आ रहा है, हम क्या समझ पा रहे हैं। सो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है कॉग्निटिव एंड सेकंड है रीस्ट्रक्चरिंग। सो कॉग्निटिव एक मेंटल प्रोसेस होता है समझने का, जिसके अंदर हमारा ब्रेन यानी कि हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग। सो रीस्ट्रक्चरिंग का जो बेसिक मतलब होता है इंग्लिश वर्ड में, यहाँ पर भी वही है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वापस से ऑर्गेनाइज करना एक अच्छे तरीके से, ताकि हम उसे एक प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकें। सो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का यहाँ पर मिलाकर मतलब हुआ हमारे ब्रेन को यानी कि हमारी इंटेलेक्ट को वापस से ऑर्गेनाइज करना, ताकि हम उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। अब हम देखते हैं कि बुक के अकॉर्डिंग इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है। सो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक साइकोथेराप्यूटिक प्रोसेस है फॉल्स एंड नेगेटिव थॉट्स को पहचानने का, जिसे हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी कहते हैं। अब कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज आती हैं, जैसे कि सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, थॉट रिकॉर्डिंग एंड गाइडेड इमेजरी, और इन्हें हम बहुत सारी थेरेपीज़ में यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग CBT जो मैंने पहले डिस्कस करा था, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसके बाद आती है हमारी REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। सो हम इन दोनों के अंदर इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारी स्टडीज़ के अंदर ये पाया गया है कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग बेस्ड थेरेपीज़ को यूज़ करने से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, ठीक है। अगर मैं कहीं पे CR टर्म यूज़ करूँ तो यार आप कंफ्यूज मत होना, मैं CR को कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग को शॉर्ट फॉर्म में CR बोल दूँगा। सो अब जो हमें इसके अंदर नेक्स्ट दिया हुआ है वो है कि CR एक प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रेस प्रोवोकिंग नेगेटिव थॉट्स को और बिलीव्स को रिप्लेस करते हैं एक ज़्यादा रियलिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट से, जो कि थ्रेट के कॉग्निटिव अप्रेजल को कम करता है, या फिर अगर हम सिंपली कहें तो ये समझ लो कि वो स्ट्रेस को कम करता है। सो इस प्रोसेस के अंदर हम जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स है, बिलीव्स होते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट से, ताकि जो हमारा स्ट्रेस है वो कम हो जाए, ठीक है। और इस पूरी बुक में हमने यही बात करी है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रेस कैसे होता है। सो इसके अंदर भी बस यही है
कि स्ट्रेस कैसे हम कम कर सकें, इसलिए हम अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट्स से। ठीक है, अब CR के अंदर मेनली यही आता है कि थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है और उसे पॉजिटिव बनाना ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो एक बच्चे के एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए, तो वो यहाँ पर खुद को फेलियर समझने की जगह उस चीज़ से क्या अगर लेसन ले कि हाँ यार मेरे अब की बार कम मार्क्स आए लेकिन मैं आगे हार्डवर्क करूँगा, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और यही हमारा CR होता है कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीव्स को पॉजिटिव में बदल लें ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अब इसी के बाद हमें दे रखा है REBT। सो REBT के अंदर हमें टेक्निक दी है ABCDE। इस टेक्निक का नाम है ABCDE और ये हमें REBT के अंदर दिया है जो कि एल्बर्ट एलिस ने प्रपोज की थी सबसे पहले। सो अब हम देखते हैं ABCDE। ठीक है, सो ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये वाला नहीं है, तो उसे थोड़ा ध्यान से समझ लेना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। सो सबसे पहले आता है A यानी कि एक्टिवेटिंग इवेंट, फिर B है हमारा बिलीफ, C है कॉन्सिक्वेंसेस, D है डिस्प्यूट एंड लास्ट है E हमारा इफेक्ट। अब हम इन्हें देखते हैं वापसी। सो A एक्टिवेटिंग इवेंट वो कुछ भी हो सकता है, और एक्टिवेटिंग इवेंट जो है वो B यानी किसी के बिलीफ के द्वारा परसीव किया जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी और इरेशनल भी। फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे यानी कि C जो कि इमोशनल भी हो सकते हैं और बिहेवियरल भी हो सकते हैं। अगर वो रैशनल होंगे यानी कि अगर वो पॉजिटिव होंगे तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो इरेशनल होते हैं तो इस केस में हम D पे पहुंच जाते हैं यानी कि डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट के स्टेज के अंदर हम 3 स्टेप्स के थ्रू जाते हैं। पहला है डिटेक्टिंग, सेकेंड है डिस्क्रिमिनेटिंग, थर्ड है डिबेटिंग। सो फर्स्ट जो है डिटेक्टिंग, इसके अंदर हम डिटेक्ट करते हैं कि जो थॉट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, यानी कि वो इरेशनल है या फिर रैशनल है। इरेशनल यानी कि नेगेटिव, रैशनल यानी कि पॉजिटिव। सो उसके बाद हम जाएंगे डिस्क्रिमिनेटिंग पे। इस केस में हम लोग अपने इरेशनल थॉट को रैशनल से कंपेयर करेंगे। फिर आते हैं हम डिबेटिंग में। डिबेटिंग के अंदर हम लोग अपने इरेशनल थॉट को रैशनल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा इफेक्ट। इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बट जो ये हमने डिस्प्यूट करा इसका एक पूरा का पूरा इफेक्ट होता है, यानी कि हमारे इरेशनल बिलीफ का एक लास्ट में जो इफेक्ट है वो मिलता है। बस यही है ABCD थ्योरी। इसके अंदर ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, पर फिर भी हम इसे एक बार एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सो सपोज़ करो कि किसी इंडिविजुअल ने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। अब ऐसे में जो B होगा यानी जो उसका बिलीफ होगा, ऐसे में 2 चीज़ें होंगी, या तो वो सोचेगा कि ये कभी कभी होता है, या फिर वो सोच लेगा कि मैं इस काम के कैपेबल ही नहीं हूँ। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज में हो सकता है कि वो अगर वो रैशनल बिलीफ होता है उसका, तो वो थोड़ा सैड हो जाएगा उस टाइम के लिए, और ये अपने आप को समझाएगा कि मैं आगे से और मेहनत करूँगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर करूँगा और आगे से प्रैक्टिस भी करके आऊँगा। लेकिन अगर वो इरेशनल बिलीफ होगा तो वो अपने आप को एकदम लूज़र ही समझ लेगा कि भाई मेरे से नहीं होगा ये, मैं नहीं करूँगा आगे से भी। तो ऐसे में क्या है, वो गिव अप कर देगा। ठीक है, और अपनी प्रेजेंटेशन को कहीं बनाएगा ही नहीं फ्यूचर में, और यही हुआ हमारा इरेशनल बिलीफ। अब इसे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करे अगर आगे, तो वो इसके लिए अच्छा होगा, जो कि हम में से हर किसी को करना भी चाहिए। सो यार बस यही था हमारा ABCD टेक्निक जो कि हमने REBT के अंदर देखी थी। REBT यानी कि रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो ये हमारी ख़त्म हो गई REBT। अब हम सेकंड देखते हैं CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो CBT के अंदर एक पेशेंट और थेरेपिस्ट एक साथ काम करता है फॉल्टी थॉट पैटर्न का पता लगाने में जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और उन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हैं जिनसे वो इन नेगेटिव थॉट पैटर्न को रीशेप कर पाएँ एक पॉजिटिव थॉट पैटर्न में। अब वैसे अपने खुद के थॉट पैटर्न के अंदर इनएक्यूरेसीज़ का पता लगाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसी रीज़न से बहुत सारे प्रोफेशनल ये रिकमेंड करता है कि आप लोग किसी थेरेपिस्ट के साथ ये काम करो जब भी आप CR स्टार्ट करो तब। CR यानी कि जब भी आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट करो तब, यानी कि जब भी आप अपने मेंटल प्रोसेस को एक बार रीस्ट्रक्चर करो एक मोर प्रोफेशनल एंड मोर इफ़ेक्टिव प्रोसेस के लिए, तब आप एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प लो इस काम को करने के लिए, क्योंकि खुद ये चीज़ करनी थोड़ी सी ट्रिकी होती है।
अब जैसे कि हमें इसका नाम से ही पता लगता है कि CR टेक्निक्स डिकंस्ट्रक्ट करती हैं अनहेल्पफुल थॉट्स को और उन्हें रीबिल्ड करती हैं एक मोर बैलेंस्ड एंड एक्यूरेट वे में, ताकि हमारे लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को काफ़ी बार कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं। ये वो थॉट पैटर्न होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो कि एक अनहेल्दी व्यू क्रिएट करता है रियलिटी का। और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से काफ़ी सारे लोगों को डिप्रेशंस, एंजाइटी और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो CBT के अंदर फिर इतना ही है, छोटी सी थी CBT। अब हमें इसके अंदर दे रखे हैं कुछ स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज। इसके हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप चाहो तो इन्हें पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। कुछ मेन टॉपिक्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आप ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इन एक्सरसाइज को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेना है, जैसे कि हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी इन्हीं पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, हमें अपने सामने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखना है, अपनी आँखों को क्लोज करना है और एक हैप्पी मोमेंट हमारी लाइफ का वो हमें इमेजिन करना है, और ये एहसास हमें करना है कि हम उसी मोमेंट में हम वो जी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें लंबी सी सांस लेनी है, उसे होल्ड करना है, देन उसे छोड़ देना है। अपनी ब्रीदिंग पर हमें फोकस करना है, अपनी मसल्स को हमें रिलैक्स होता हुआ फील करना है जैसे कि हम सांस छोड़ेंगे। अब हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद हमें साथ ही साथ अपने लिए पॉजिटिव सेल्फ डायलॉग्स बोलना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या फिर आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ऐसे करके जो भी है। ठीक है, और उसके बाद आपको वही वापस से एक अच्छा मोमेंट अपनी लाइफ का, एक अच्छी जगह जो आपको पसंद है वो विजुअलाइज करनी है, और ये प्रिटेंड करना है कि आप उस जगह में अभी हो, उस जगह को जी रहे हो। उसके बाद आपको 25 से लेके 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। फिर अपने दोनों पाम्स को, यानी कि मैं दोनों हथेलियों को रब करके अपनी आंखों पर रखना है, और देन अपनी आंखों को आराम से खोल लेना है। ये है स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज जो कि हमें CBT के अंदर दे रखी है। इसी के साथ हमारा कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो पहला टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास इसके अंदर आता है सेकंड टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट। तो यार हम में से सभी लोग 9th 10th क्लास से टाइम मैनेजमेंट की जो है टर्म है सुनते हुए आ रहे हैं, और सभी लोग कहते हैं कि यार अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा करियर बनाना है, तो टाइम को मैनेज करना सीखो। तो जो कि काफ़ी ज़रूरी बात भी, एकदम सही बात है कि अगर हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में टाइम को मैनेज कर पाते हैं। वैसे तो इसके अंदर टेक्निक्स दी हुई हैं आगे, तो क्या पता है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो और आप लोग आगे जाके टाइम मैनेज करना सीख जाओ। तो टाइम मैनेजमेंट का बेसिक मतलब होता है कि अपने टाइम को अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से डिवाइड करना, मैनेज करना, ताकि हम लोग जिस एक्टिविटी के लिए जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम उस एक्टिविटी में दें, ताकि हम एक्स्ट्रा टाइम बचा पाएँ अपने और अलग अलग टास्क करने के लिए। अब देखते हैं कि बुक के अकॉर्डिंग हमें इसका मतलब क्या दिया हुआ है। तो टाइम मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है टाइम को अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज एंड प्लान करने का, और गुड टाइम मैनेजमेंट हमें स्मार्ट वर्क करने में हेल्प करता है इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ, तब भी जब हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट हो। यानी कि मुझे पता है आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन एक गुड टाइम मैनेजमेंट की मदद से मैं अपने सभी टास्क को बहुत आसानी से कर पाऊँगा। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए भी ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, ताकि हम लोग अपनी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएँ। इसके अंदर अब एक जगलिंग एक्ट होता है डिमांड्स का किसी भी आदमी के ऊपर। जगलिंग एक्ट से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट बॉटल्स को या फिर बॉल्स को जगल करता है अपने हाथों में। ठीक है, जैसे कि सपोज करो उसके हाथ में 3 बॉल है, उसने एक उछाली, देन उसके हाथ में दूसरी बॉल आई, फिर उसने एक और उछाली, फिर एक और उछाली, देन अगली बॉल पकड़ी। तो यानी कि उसके पास अलग अलग बॉल आ जा रही है, उसे सारी की सारी मैनेज करनी है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक आदमी के ऊपर डिमांड्स का एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, जो कि सोशल लाइफ, फैमिली, हॉबीज़, पर्सनल इंटरेस्ट या फिर कमिटमेंट का हो सकता है, और इसके लिए जो टाइम होता है वो भी काफ़ी लिमिटेड होता है। सपोज़ करो कि किसी आदमी को आज के दिन में 2 टास्क करना है या फिर 10 टास्क करना है, तो उसको वो टास्क आज ही ख़त्म करने पड़ेंगे। सपोज़ करो उसको आज अपनी मदर को या फिर अपनी फैमिली मेम्बर को डॉक्टर के पास लेके जाना है, देन उसको अपना बिज़नेस भी संभालना है, आज के दिन जो भी सारी सेल्स है उसको मैनेज करनी है, तो वो टास्क उसे आज का आज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टाइम है वो फिक्स्ड है, उसे इसी टाइम के अंदर ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसलिए एक जगलिंग एक्ट हो जाता है, जिसके अंदर उसे लिमिटेड टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं।
सो टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने से आदमी के पास चॉइसेस आ जाती हैं कि उसको अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है या फिर कौन सी एक्टिविटी को कैसे पूरा करना है। सो टाइम को मैनेज करने के लिए हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग न्यू स्किल सीख सकते हैं, टूल्स के यूज़ कर सकते हैं, फिर टेक्निक्स के यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम कोई भी काम ईजीली एंड जल्दी से कर पाएँ। तो शुरुआत में ये टर्म जो थी टाइम मैनेजमेंट, बस ये बिज़नेस और काम के लिए यूज़ होती थी, बट बाद में ये टर्म फैली, ब्रॉड हुई और इसके अंदर पर्सनल एक्टिविटीज़ भी ऐड हो गई। एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कॉम्बिनेशन होता है प्रोसेसेस, टूल्स, टेक्निक्स और मेथड का। सो टाइम मैनेजमेंट एक बेसिक ज़रूरत है किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि उस काम को करने के लिए कितना टाइम चाहिए या फिर क्या स्कोप है। सपोज़ करो हमने कोई टारगेट अचीव करना है, तो हम उसके लिए टाइम मैनेजमेंट का अपना पूरा सिस्टम बनाएंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इस काम को करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, फिर हमें क्या क्या चीज़ें और मैनेज करनी है इसके अंदर। ठीक है, साथ ही साथ ये समझने बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, बिकॉज टाइम का जो कल्चरल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी वेरिएशंस होते हैं। और कल्चरल कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली दैट कौन सा कल्चर टाइम को किस हिसाब से देखता है, फिर टाइम को क्या इंपॉर्टेंस देता है। अब इसके अंदर इसके 3 सब पार्ट्स आते हैं, हम उन्हें देखते हैं। सो उनमें से पहला है प्रायोरिटाइजेशन। सो यार बेसिकली प्रायोरिटी के बारे में तो हम सभी को पता है, हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। प्रायोरिटी हम अपनी चीज़ों को देते हैं, अपनी लाइफ के अंदर लोगों को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम बस यही करते हैं, हम अपने टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी या फिर कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट या अर्जेंट है उसके हिसाब से उनकी लिस्ट बनाता है। सो यहाँ पर जो मेन चीज़ है हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट के बीच में डिफरेंस करना है। अब अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स प्रपोज किया गया था स्टीफन कोवे के द्वारा, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लानर सिस्टम के अंदर आगे, और आप वहाँ से भी पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो प्रायोरिटाइजेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट एंड जो भी टास्क ज़रूरी होता है उन सभी एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है। अगला आता है इसके अंदर शेड्यूलिंग। सो शेड्यूलिंग में हम लोग हर काम के लिए एक टाइम डिसाइड करते हैं कि किस काम को हम कितना टाइम देंगे। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस के अंदर भी एक पूरा का पूरा शेड्यूल बना हुआ होता है कि किस टाइम कौन सी क्लास चलेंगी या फिर किस टाइम लंच होगा, किस टाइम में क्या करना है। सो शेड्यूलिंग इज़ बेसिकली हमें एक अपना माइंड में बनाना है कि हमें किस काम को किस टाइम करना है और कैसे करना है। फिर इसके अंदर भी 3 सब पार्ट्स आते हैं, जिनमें से पहला है क्लस्टरिंग। जैसे कि हमको पता है क्लस्टर का मतलब होता है झुंड या फिर ग्रुप, तो हम इसके अंदर भी अपने काम को क्लस्टर करते हैं, यानी ग्रुप बना लेते हैं उनका। सपोज़ करो मुझे बाहर के 3-4 काम है, सपोज़ मुझे शॉपिंग जाना है, हॉस्पिटल जाना है और साथ ही साथ गिफ्ट खरीदने जाना है या फिर अपने दोस्त से मिलने जाना है। तो जब मैं अपने घर से निकलूँगा मैं तभी सारे के सारे वो काम करके आऊँगा, ताकि मुझे बार बार बाहर ना जाना पड़े और मेरा टाइम बचे। सो क्लस्टरिंग में हम जो सिमिलर काम होते हैं उनको एक साथ क्लस्टर कर लेते हैं, उन्हें ग्रुप कर लेते हैं और उन्हें एक साथ ही करते हैं। फिर देन इसमें अगली टर्म आती है टाइम बॉक्सिंग। सो टाइम बॉक्सिंग के अंदर हम लोग दिन का एक बड़ा हिस्सा, जिसे हम टाइम बॉक्स कहते हैं, वो किसी भी एक पर्टिकुलर काम के लिए फ़िक्स कर लेते हैं। कि सपोज़ हमें असाइनमेंट्स करना है अपने, या फिर सपोज़ मुझे वीडियो बनानी है, तो मैंने फ़िक्स करा कि मैं आज के पूरे दिन में 4 घंटे जो मेरा टाइम ब्लॉक हो गया ये मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दूंगा। सो टाइम बॉक्सिंग के अंदर हम एक दिन का बड़ा हिस्सा किसी भी एक पर्टिकुलर काम के लिए फ़िक्स कर लेते हैं और उसी पर सिर्फ हम फोकस करते हैं। देन इसके अंदर आता है अगला और लास्ट जो उसका सब पार्ट है वो है डिसमेंटलिंग। सो डिसमेंटलिंग के अंदर हम लोग जो बड़े टास्क होते हैं उनको छोटे छोटे टास्क में तोड़ लेते हैं जो करने में ईजी होता है। सपोज़ मुझे कोई बुक ख़त्म करनी है, तो मैं पूरी बुक को एक साथ ना करके उसको चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज ख़त्म करूँगा, जो कि कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इजी होगा और मुझे बर्डन मिल जाएगा और मैं उसे आसानी से कर पाऊँगा। सो ये हमारे सब पार्ट्स थे शेड्यूलिंग के अंदर। अब जो उसमें अगला पार्ट था वो था एग्जीक्यूशन, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, जो कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमारा लास्ट पार्ट है। सो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करना, ग्राउंड पे करना, यानी एग्जीक्यूट करना। सो अब ऊपर के जो भी सारे स्टेप थे उनके बाद ये लास्ट स्टेप आता है जिसमें हम काम को एक्चुअली में करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ काम को प्रायोरिटाइज करना या फिर शेड्यूल करना ही
लास्ट पार्ट नहीं है या फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें काम को एग्जीक्यूट भी करना है। क्योंकि अगर हम शेड्यूलिंग या फिर प्रायोरिटाइजेशन कर लेते हैं लेकिन हम काम को एग्जीक्यूट ही नहीं करते तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये करने के लिए हम खुद को मोटिवेट भी कर सकते हैं काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। सपोज़ करो मुझे बताया कि अगर मैं चैप्टर फिनिश कर लूँगा तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे, तो ये एक मेरे लिए मोटिवेशन हो गया जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। या फिर आपके लिए हो सकता है कि आपको कोई गेम खेलना पसंद है, तो आपने सोचा कि अगर मैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँगा तो उसके बाद मैं ये गेम खेलूँगा, तो ये आपका एक रिवॉर्ड हो गया। ऐसे करके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो किसी भी काम को करने के लिए। अब इसके अंदर जो अगला आता है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, जो कि हमने पहले डिस्कस करना था। आपने देखा होगा हमने प्रायोरिटाइजेशन के अंदर थोड़ा सा छोड़ रखा था। सो ये जो है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, ये स्टीफन कोवे ने दिया था। इसके अंदर हम लोग 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, यानी कि 4 कॉलम्स बनाते हैं। और इनमें से जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है इम्पॉर्टेंट प्लस अर्जेंट, यानी हम इसके अंदर अपनी इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क को लिखते हैं जो कि करने बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं और वो हमें इमीडिएटली करना है। सपोज़ करो किसी की फैमिली में कोई अर्जेंसी है या फिर उसे इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो ये काम है इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट भी, तो उसे करना ही करना है। देन अगली लिस्ट आती है हमारी इम्पॉर्टेंट अगला ब्लॉक आता है हमारा इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, यानी कि वो इम्पॉर्टेंट तो है बट अभी इतना अर्जेंट नहीं है, हमें करना है लेकिन हम उसे बाद में कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, यानी कि ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल होता है। सपोज़ करो एक्सरसाइज करना या फिर अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ करना जिसका हमें एकदम से तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा बट लॉन्ग टाइम में हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। देन हमारा थर्ड आता है इसके अंदर नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, यानी कि वो अर्जेंट है लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। देन हमारा लास्ट इसके अंदर ब्लॉक आता है वो है नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट। सो ये जो होता है हमारा लास्ट ब्लॉक, ये बेसिकली एकदम यूज़लेस है, एकदम वेस्ट है। आप इसे छोड़ भी दोगे तब भी कोई आपकी लाइफ में ना चेंज आने वाला, ना आपका कोई लॉस होने वाला। लॉस तो खैर होगा क्योंकि आपका इसके अंदर टाइम वेस्ट होगा, बट कोई मेजर चेंज पॉजिटिव नहीं आएगा आपकी लाइफ में। सो हम लोग ये वाला ब्लॉक एकदम इग्नोर कर देते हैं। हमारा फोकस रहता है फर्स्ट ब्लॉक पे और सेकंड ब्लॉक पे। फर्स्ट था हमारा इम्पॉर्टेंट प्लस अर्जेंट का जो कि नेसेसरी है। सेकंड था हमारा इम्पॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट जो कि हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। देन उसके बाद आप लोग थर्ड ब्लॉक पे फोकस कर सकते हो जो कि था नॉट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। अब इसके बाद हमारे पास आता है टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो इसके अंदर भी हमें 3 सब पार्ट्स दिए हैं। सो हम पहला सब पार्ट देखते हैं इसके अंदर, बी इंटेंशनल, यानी कि कीप अ टू डू लिस्ट। सो देखा होगा आपने कि हम लोग अपने टास्क की, सपोज करो मुझे आज दिन में 10 टास्क करना है तो मैं उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। और वो टास्क ऐसे होने चाहिए जो कि जल्दी हो जाए, या फिर आप टोटल जितने भी आपके टास्क हैं उन सभी की एक लिस्ट बना सकते हो कि आज के दिन मुझे ये टास्क करना है, ताकि आप फोकस्ड रहो और अगर आपका कहीं माइंड डाइवर्ट हो तो आप उसको एक बार देख सको और मोटिवेट हो सको कि हाँ अभी मुझे ये वाला काम करना है तो मैं इस पर फोकस रखूँगा। तो टू डू लिस्ट में बस इतना ही है कि हम लोग अपने दिन के जो भी काम है उनकी लिस्ट बना लेते हैं ताकि हम इधर उधर डाइवर्ट ना हो। देन आता है बी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि टाइम ब्लॉक योर वर्क। अब मैंने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो मैं उसके लिए एक टाइम ब्लॉक फिक्स करूँगा कि मुझे ये वाला काम इसी टाइम करना है, ठीक है। टाइम ब्लॉकिंग की मदद से हम प्रोडक्टिव बन जाते हैं और हम पूरे दिन लेने के बजाय उस काम को उसी टाइम में ख़त्म कर देते जो हमने सोचा होगा, ठीक है। वरना हम में से बहुत सारे लोग बस जगल करते रहते हैं कि यार ये वाला काम भी कर लेता हूँ फिर बाद में करूँगा, या फिर थोड़ा सा कर लेता हूँ थोड़ा बाद में करूँगा। तो ये ना करके अगर हम अपने टाइम को फिक्स कर लेंगे तो हम उसी टाइम में उस काम को ख़त्म कर लेंगे। सो सेकंड है हमें अपने टाइम को फिक्स कर लेना है कि हमें कौन सा काम किस टाइम करना है, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर आते हैं हमारे 4 सब पार्ट्स, उन्हें देखते हैं हम। प्लानर सिस्टम। सो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर प्लानर सिस्टम जो एक बहुत ही मेजर टेक्निक है, और जो प्लानर सिस्टम है ये डायरी, नोटबुक या फिर किसी और फॉर्म में भी हो सकता है जो कि किसी को भी कन्वीनियंट लगती है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर प्लानर सिस्टम एक डिफ़ॉल्ट ऐप के रूप में भी आने लग गया है। और अगर नहीं भी है तो आप लोग गूगल पे या फिर प्ले स्टोर पे जाकर या फिर ऐप स्टोर पे जाके बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आप अपना पूरा पूरा प्लानर सिस्टम क्रिएट
कर सकते हो। और अगर आप लोग एक बार प्लानर सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एटलीस्ट दिन में 10 मिनट अपने प्लानर सिस्टम को प्लान करने के लिए दो। सपोज को आपने प्लानर सिस्टम अब अडॉप्ट कर लिया, आपने अपना ऐप में आ गया आप, उसके बाद आप एटलीस्ट 10 मिनट दो, सारी की सारी एक्टिविटीज़ लिखो, अपने टास्क लिखो, जो जो आपको करना है वो सब, कैसे करना है, क्या क्या नोट्स हैं उसके अंदर, वो सब आप उसके अंदर नोट कर सको। प्लानर सिस्टम होने की वजह से और प्लानिंग करने की वजह से सिर्फ आपको एक पिक्चर क्लियर, मतलब एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलती कि आपको आज के दिन में क्या क्या काम करना है, बट आपको ये पता लगता है कि आज के दिन में मुझे क्या क्या काम नहीं करने, ताकि आप लोग सही काम तो करो ही करो बट गलत काम भी ना करो। ठीक है, साथ ही साथ ये आपका फोकस बढ़ाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे सिर्फ यही काम करना है, तो आप सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस करते हो जिससे आपका फोकस बढ़ता है और आपका काम जल्दी होता है। अब हमें 5 चीज़ें दी हैं जो कि एक प्लानर सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। तो फर्स्ट है, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम सारी की सारी अपनी लिस्ट बना सकें, एक प्रायोरिटी सेट कर सकें हर किसी की, कौन सी चीज़ क्या प्रायोरिटी रखती है। ठीक है, फिर एक इसमें जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम सारी की सारी फॉलोअप इन्फॉर्मेशन लिख सकें। जैसे कि सपोज़ करो कोई टास्क है, मुझे पता है कि मुझे इस टास्क के अंदर ये चीज़ भी ऐड ऑन करनी है, तो वो जगह उसके अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे मैं अपने गोल्स और उनकी क्या वैल्यू है वो मेंशन कर सकूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। देन अगली होनी चाहिए उसके अंदर एक जगह जहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली रिफर्ड इन्फॉर्मेशन लिख सकें, जैसे कि फ़ोन नंबर, एड्रेस, डेट्स कोई इंपॉर्टेंट या फिर बर्थडे, कुछ भी। ठीक है, लास्ट उसके अंदर होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपकी जो भी नीड्स हैं वो उनको कंप्लीट कर सके। अब ऐसा भी नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठ ही नहीं पाते, लेकिन आपने अपने प्लान सिस्टम में लिख लिया कि मैं 4 बजे उठ के अपने ये 2 टास्क ख़त्म कर लूँगा। तो लगभग इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उस चीज़ को आसानी से कर सको। ठीक है, अब हमें इसके अंदर दिए हैं स्टेप्स कि हमें प्लानिंग करनी कैसे है। तो इसके अंदर भी हमें प्लानिंग करने के लिए टोटल 5 स्टेप दिए हैं, तो हम इन 5 स्टेप को अब देखते हैं। सो स्टेप 1 के अंदर हमें एक लिस्ट बनानी होती है उन सभी काम की जो हम आज के दिन में, यानी जो हम एक दिन में करने वाले हैं, हमें उन सभी काम की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, और उन सभी के आगे हमें अपना टाइम भी लिख लेना है कि मुझे किस टाइम क्या चीज़ करनी है। ठीक है, देन अगला स्टेप आता है कि हमें एक प्रायोरिटी लेटर हर एक टास्क के आगे सेट करना है, ताकि हमें पता लग सके कि कौन सा काम हमारे लिए क्या प्रायोरिटी रखता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम जो भी टास्क लिखेंगे हम सारे के सारे शुरू से एकदम प्रायोरिटी वाइज लिखेंगे। हम वो लिखेंगे तो जो हमारे दिमाग में आएगा उस हिसाब से, या फिर टाइम के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, सभी टास्क लिखने के बाद उनके आगे हमें एक एक प्रायोरिटी लेटर सेट करना है। वो हम अल्फ़ाबेट भी कर सकते हैं या फिर कुछ भी चीज़। ठीक है, सपोज़ करो आपने 5 टास्क लिखा, आपने उनमें से 2 के आगे आगे लिख दिया ए, 2 के आगे लिखा बी, या फिर 1 के आगे लिखा सी, जो भी है। ठीक है, देन थर्ड स्टेप में आपको उन सभी टास्क के आगे एक नंबर साइन करना है, यानी कि आप कौन सा टास्क किस टाइम पे करोगे, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, या फिर कौन सा कब करना है। देन स्टेप 4 में आपको उन सभी टास्क के स्टेटस के हिसाब से आपको सिंबल देना है, या फिर आपको कलर कोडिंग यूज़ करनी है। सपोज़ करो अब इवनिंग हो गई, या फिर आपके सुबह के 2 काम तो आपने ख़त्म कर लिए, तो आपको उनके आगे कंप्लीट मार्क करना है। आप सपोज़ करो टिक लगा सकते हो या फिर उनको हाईलाइट कर सकते हो, वरना अगर आप अपने टास्क को रीशेड्यूल करते हो तो आपको उसके आगे कुछ एरो लगाना है। सपोज़ आपने उसके आगे एरो लगा दिया। ठीक है, देन आपने अगर टास्क डेलीगेट कर रहे हो, डेलीगेट मतलब आप अपना टास्क किसी और को दे रहे हो करने के लिए। सपोज़ मुझे कोई काम था जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाया करना है, लेकिन एक मेरा दोस्त है वहीं पर रहता है, तो मैंने ये काम उसको दे दिया कि भाई तू मेरे बदले वाला काम कर दे। तो ये हो गया टास्क का डेलीगेट करना। तो जो टास्क आपने डेलीगेट करा है उस पर कोई और सिंबल लगा सकते हो। देन आपको कोई टास्क डिलीट करना है तो आप उस पर कुछ और सिंबल यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके आपको स्टेप 4 अपना कंप्लीट कर लेना है। देन लास्ट स्टेप आता है बी सेल्फ अवेयर, यानी कि यहाँ पे आपको अपना टाइम ट्रैक करना है, क्योंकि हम अपना टाइम तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक हमें ये पता नहीं लगता कि आखिर हम अपना टाइम यूज़ कर कैसे रहे हैं। तो हमें अपना जो भी शेड्यूल है उसको अच्छे ट्रैक करना है पूरे दिन का। इससे हमें एक इंसाइट मिल जाएगा
कि हम अपना टाइम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे हमारा टाइम सीक्रेटली वेस्ट हो रहा है, यानी कि जो हमें पता नहीं लग रहा लेकिन हमारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इससे हम अपने जो भी पैटर्न है उसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब इसके अंदर हमारा दूसरा जो सब पार्ट है वो है ब्लॉकिंग टाइम वेस्टर। सो ब्लॉकिंग टाइम वेस्टर के अंदर हम लोग वो सभी चीज़ों को अवॉइड करेंगे जिनसे हमारा टाइम वेस्ट होता है। सपोज़ करो कि हमारे पास रोज़ 10-10 या 20-20 ईमेल आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो भी बेकार की ईमेल है हमें वो सीधा इग्नोर कर देना है। ठीक है, इससे क्या हमारा टाइम बचेगा। और अगर कोई पेपर वर्क है, फिर अगर कोई भी छोटा काम है जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो सकता है, तो हमें वो काम उसी समय करना चाहिए, उसे हमें टालना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो टाइम वेस्ट होता रहेगा, वो काम हमारा वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो जो छोटे काम है हमें तुरंत ही कर लेने चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा काम है जो हम ज़रूरी नहीं कि हम खुद ही करें, तो हो सकता है हम किसी और को दे दें करने के लिए। ठीक है, इससे भी हमारा टाइम जो है वो बचेगा। फिर अगला आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें अपना काम दूसरों में डिवाइड करना है। तो डेलीगेशन जो है बहुत ही यूज़फुल तरीका है और हमें ये करना भी चाहिए। ठीक है, और जब भी पॉसिबल हो आपको ये करना चाहिए ताकि आप अपना टाइम इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सको। डेलीगेशन के अंदर आप अपना जो भी काम होता है, जो आपको दिया होता है, वो आप डिफरेंट लोगों में डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बॉस है तो उससे अगर कोई गेट टुगेदर अरेंज कराना है अपनी कंपनी में, तो वो क्या करेगा, अलग अलग 5-6 लोग पकड़ेगा और उन्हें टास्क दे देगा। सपोज़ करो एक को टास्क दिया कि तुम्हें डेकोरेशन करनी है, एक को दिया कि तुम्हें सारा फूड अरेंजमेंट करना है, एक को दिया कि तुम्हें इनवाइट करना है। तो ऐसे करके उसने अपना काम जो है डेलीगेट कर दिया। अब इससे काम जल्दी भी हो जाएगा और जो मैनेजर है, जो बॉस है, उसके ऊपर स्ट्रेस भी कम आएगा, उसको खुद का टाइम बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने जिसको अपना काम दिया है, यानी आपने जिसको डेलीगेट किया है, आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। आपको उसे फ्रीडम देनी पड़ेगी, उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा कि ये काम करना कैसा है। यहाँ पे चांसेस है कि आपका काम गलत हो सकता है। अगर आपके और उसके बीच में जिसको आपने काम दिया है, यानी कि आप हुए डेलीगेटर और जिसको आपने काम दिया है वो हुआ डेलीगेटी, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है या फिर ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है, तो आपका काम यहाँ पे गलत भी हो सकता है। तो उसमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देन हमारा लास्ट स्टेप और लास्ट सब पार्ट आता है इसके अंदर, डीलिंग विद प्रोक्रेस्टिनेशन। सर प्रोक्रेस्टिनेशन तो हम में से सभी ने सुना और मोस्टली समझो 99% लोग हम में से प्रोक्रेस्टिनेशन करते भी हैं, यानी कि हम लोग अपने काम को टाल देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है काम को टालना। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने काम को टालने से बचना है। अगर हम अपना काम टालते रहेंगे तो उससे हमें स्ट्रेस होगा और जो हमारा टाइम हमने मैनेज करा होगा अभी तक का या फिर हम करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो नहीं हो पाएगा। अब हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन से डील कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सो अगर कोई भी ऐसा काम है जो कि हमें हार्ड लग रहा है या फिर जो डिफ़िकल्ट है करने में, तो हमें वो उस टाइम पे करना चाहिए जब हमारी बॉडी एकदम पीक पे होती है। पीक इन सेंस जब हमारी बॉडी एकदम अपना 100% देने के लिए तैयार होती है तब। जैसे कि सपोज़ करो अगर आप एकदम फ्रेश हो या फिर अगर अभी आप सो के उठो, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड फील कर रही है, तो आपको उस टाइम पे ऐसे काम करने चाहिए जो कि हार्ड है, क्योंकि ऐसे में आपकी बॉडी अपना 100% दे पाएगी और आप वो काम आसानी से कर लोगे। देन कोई ऐसा टास्क जो कि बहुत बड़ा है तो आप उसको स्मॉल पार्ट में तोड़ सकते हो, देन उसे कर सकते हो। और अगला इसमें आता है आप एक टू डू लिस्ट मेंटेन कर सकते हो डेली बेसिस पे, ताकि आप एक स्पेसिफिक गोल सेट कर सको। अगला, आप परफेक्शनिज्म को अवॉइड करके भी प्रोक्रेस्टिनेशन से डील कर सकते हो। परफेक्शनिज्म मतलब कि एकदम परफेक्ट काम करना। अगर आपको कोई काम मिला है तो एकदम ऐसा नहीं कि आपको एकदम परफेक्ट ही करना है, क्योंकि आप कितने ही परफेक्ट काम कर लो, कोई ना कोई ऐसा हो गया जो आपको जज करेगा और उसमें कमी निकाल देगा। तो इट्स बेटर कि आप परफेक्शनिज्म को अवॉइड करके अपने काम को अच्छे से ख़त्म कर लो बस। देन इसमें लास्ट है, आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो जब भी आपको कोई नीड हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे किसी आदमी से हेल्प लो या फिर अपने फ्रेंड से। आप गूगल पे कोई भी और वेबसाइट या फिर कोई भी ऐप जो आपको लगता है कि यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, आप वो यूज़ करो। अब इसके अंदर हमारे एक लास्ट बचता है, वो है बी प्रायोरिटाइज्ड, यानी कि रैंक योर टास्क। ये हमने वैसे पहले पढ़ लिया है प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है। सो उसमें बेसिकली वही है, आपको अपनी टू डू लिस्ट को प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना है। कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपके लिए मैटर करता है, आपको पहले ख़त्म करना है। ऐसे में आप अपना टाइम बचा पाओगे, इफेक्टिवली अपने डे को यूज़ कर पाओगे
और जो प्रायोरिटाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है एकदम। तो आपको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप वो काम पहले ख़त्म कर पाओगे जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप उन काम पे फोकस करोगे जिनकी डेडलाइन